तो मैंने मालिक से कहा, गृह स्वामी से, कि भाई सब्जी नहीं मिलेगी क्या? तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कुछ ठाकुर सामंती टाइप के आदमी थे। ऐसी 9:15 थे, उनकी मूछें एकदम सीधी थी। तो जैसे ही मैंने कहा कि सब्जी नहीं मिलेगी, कि 8:20 हो गए, उनकी मूछें नीचे गिर गई कि ये क्या मांग रहा है भाई आदमी। जब राजेश खन्ना ने किशोर दा की स्मृति में भाषण दिया तो लोगों को रुला दिया। वो किसी भी उनकी अच्छी से अच्छी फिल्म के किरदार से भी बेहतर किस्म का किरदार राजेश खन्ना का था। हम सोच नहीं सकते थे कि ये आदमी किशोर दा को अंदर से कितना प्यार करता है। हमारे पास वो शब्द नहीं थे जो उसके पास थे। कभी जमाना था इस देश में कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी का साम्राज्य चलता था, हुकूमत चलती थी। उनमें भी मैं दिलीप कुमार का बहुत बड़ा मुरीद था, आज भी हूं। राजेश खन्ना ने एक अजब तरह के मर्द किरदार का पूरा एक, समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट फिल्म इंडस्ट्री को दिया। और इसीलिए ये जिम्मेदारी से लोग कहते हैं, अमिताभ बच्चन तो कई बार कह चुके, उनके साथी थे, कि हिंदुस्तान की फिल्मों में कितने भी कलाकार आए लेकिन पहला सुपरस्टार तो राजेश खन्ना था। दोस्तों, आज मैं आपसे एक नई बात करूंगा। नई बात इस अर्थ में है कि हमारे बहुत से श्रोता मित्र जो हैं, और मैं भी, और भी बहुत से लोग, बल्कि देश के हम करोड़ों लोग बहुत मामूली लोग हैं, साधारण लोग हैं, हैसियत के हिसाब से, राजनीतिक हैसियत, प्रशासनिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत, कलात्मक हैसियत, कई तरह से हम सब साधारण लोग हैं। लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। हम सबके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं। मेरे जीवन में कई घटनाएं हुई और मैंने आपको पहले सुनाया, बहुत सी घटनाएं हुई। एक बार क्या हुआ कि मैं राजनीति में रहते रहते 1994 में जबलपुर में हाईकोर्ट में वकालत कर रहा था। अचानक मुझे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और अरविंद नेताम ने, इन 3 नौजवान नेताओं ने, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हावी हो रहे थे, मुझे बुलाया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम आपको अब वकालत नहीं करने देंगे और हमारे साथ राजनीति करिए, और मुझे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना दिया। अब वो एक राजनीतिक पद है तो पद लेना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि वकालत तो बंद हो गई। फिर घर वालों की सहमति से मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ दिन ये भी शक्ल करके देखते हैं। पॉलिटिक्स में कभी कुछ मिला नहीं, कुछ मिलता है सम्मान, तो कुछ दिन सम्मानित जिंदगी दी के देखते हैं राजनीति में। हालांकि उसकी आलोचना बहुत होगी, राजनीति के लोग सम्मानित तो नहीं होते हैं, लोग उनको ठीक से नहीं समझते हैं शायद। खैर, अब 1994 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो वो सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे। कायदे से 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा का सदस्य बनना था, और विधानसभा की जिस सीट से, अपनी पुश्तैनी सीट राघोगढ़, जो उनकी रियासत है एक तरह से, वहां से वो लड़ना चाहते थे, तो वहां से उनके भाई थे विधायक लक्ष्मण सिंह। तो यही तरीका हो सकता था कि लक्ष्मण सिंह इस्तीफा देकर लोकसभा लड़ें और दिग्विजय सिंह लोकसभा इस्तीफा देकर विधानसभा लड़ें। तो दोनों भाई अपनी अपनी जगह पे, अपने अपनी रियासत में, अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में सही रहेंगे और राजनीति चलती रहेगी। ये हुआ, और दिग्विजय सिंह का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनके पास समय था चुनाव में लड़ने का। फिर दिग्विजय सिंह ने तय किया कि उन्हें चुनाव लड़ना है। इसके पहले मैं 1990 में जब सक्रिय राजनीति में था, तो अचानक राजीव गांधी ने मुझ पर मेहरबान होकर, जाने क्यों, मैं 2-3 बार उनसे मिला जरूर था, लेकिन मेरे लिए किसी नेता ने सिफारिश नहीं की थी, और ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस काबिल हूं कि मेरी कोई सिफारिश करे। लेकिन राजीव गांधी ने अचानक मुझसे एक दिन कहा कि हम तुमको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाएंगे, और बना दिया। तो राजीव गांधी के हाथ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनना मेरे लिए तमगा था कि मैं भी कुछ हूं। तब मैंने, जब तक मैं रहा, अपने मित्रों के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से काम करना शुरू किया। दौरे किए, भाषण किए, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। पार्टी की हालत बहुत खराब थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 320 सीटें थी और कांग्रेस को केवल 55 सीटें मिली थी। उस समय सबसे बुरी हालत में हम थे। उस समय हमने कुछ काम किया तो कार्यकर्ताओं से खूब परिचय हो गया, राघोगढ़ के, राजगढ़ के कार्यकर्ताओं से भी परिचय हो।
जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने खड़े हुए तो कार्यकर्ता उनके पास गए, उनके इलाके के। उन्होंने कहा, देखिए आपसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन होगा, ये आपकी रियासत है, हम आपके हैं, आप अपने लिए वोट मांगेंगे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये तो ऐसे ही आपको मिलेंगे। अब आप किसी बाहरी आदमी को क्यों बुलाते हैं, क्यों ऐसा लेना किसी का प्रचार के लिए। लेकिन रस्म अदायगी भी कोई चीज़ होती है, शादी ब्याह है, बच्चे का जन्मदिन है, मृत्यु भोज है और तमाम चुनाव है, ये सब में कुछ रस्म अदायगी करनी पड़ती है, कुछ टीम टाम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ कुछ हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा करिए कि केवल एक व्यक्ति को बुलाइए जिसके कारण आपका चुनाव ठीक हो जाएगा और उसके कारण भीड़ आएगी, बाकी आप प्रचार खुद करिए। तो किसको बुलाएं? तो लोगों ने कहा राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना का क्रेज है हमारे इलाके में और वो कांग्रेस की राजनीति में भी हैं, वो चुने भी गए हैं और वो आ सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ। तो राजेश खन्ना ने कहा मैं आऊँगा, लेकिन मैं तो 10-15 मिनट भाषण देता हूँ, ज़्यादा भाषण नहीं देता। तब दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो 10-15 मिनट भाषण देंगे, बाकी। तब कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से कहा कि एक आदमी हमारी निगाह में है पार्टी में जो राजेश खन्ना के साथ बैठक मीटिंग में आए, प्रचार करे, वो है कनक तिवारी। वो घंटे भर से कम बोलेंगे नहीं, राजेश खन्ना बाकी बोलेंगे, हमारी जितनी पब्लिक मीटिंग है वो हिट हो जाएगी और हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी नेता नहीं आए, लेकिन बाकी नेता कार्यकर्ताओं की डिमांड पर नहीं आए, प्रचार करके चले गए। हमारी एक वीआईपी टीम बन गई राजेश खन्ना के साथ और हमें काम सौंप दिया गया, चार्ट बना दिया गया, नक्शा दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया और कहा चालू हो जाओ। हमने ये तय किया था मैं राजेश खन्ना के साथ प्रचार करूंगा, दिन भर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते, रात को एक जगह मिलेंगे। लक्ष्मण सिंह अपने इलाके में प्रचार करते हुए आएंगे, वो वहीं उसी जगह मिलेंगे। दिग्विजय सिंह तीसरी टीम के नेता के रूप में प्रचार अपना करते चलेंगे, वो भी उस जगह आएंगे और शाम को एक बड़ी जगह पर हमारी बैठक होगी और सभा होगी और वहां हम सब मिलके अगले दिन के कार्यक्रम की बात करेंगे कि हमको क्या करना है। हमने लिहाजा इसी तरह से किया। अब चलते चलते राजेश खन्ना के साथ जब मैं जाता था तो अजीब तरह का आदमी था, 7 सितारा संस्कृति में जीने वाला वो आदमी बीड़ी पीता था। कहता था कनक भाई मुझे सिगरेट पीने की तलब नहीं, मुझे बीड़ी पिलाओ। मैंने तो बीड़ी छुई तक नहीं कभी शायद। तो मैं रास्ते में किसी भी गांव के आदमी से कहता था यार बीड़ी पिलाओ, तो खुश होकर लोग देते थे बीड़ी के कट्टे, माचिस। और राजेश खन्ना बीड़ी पीते थे। सिगरेट और बीड़ी पीने वालों के साथ एक दुर्गुण भी होता है, वो क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट तो खुद पीते हैं लेकिन धुआं इधर उधर छोड़ते हैं। अब बंद कार में हम प्रचार करने जा रहे हैं, गर्मी लग रही है, एयर कंडीशनर गाड़ी में नहीं है, धूल है, कांच चढ़े हुए हैं, हम लोग चले जा रहे हैं। वो बीड़ी पीता था और धुआं मेरे मुंह पे छोड़ता था और कहता था अरे बीड़ी पी ले, एक दिन तो सबको खाक होना है, इससे कब तक बचेगा। तो मैं कहता था भाई खाक तो हो जाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे खाकसार मानो और इसी तरह मैं चलता हूँ, यही चलता रहूंगा। फिर होता ये था कि मैं खाने को नहीं मिलता था कई जगह। चुनाव में ऐसी होता है, चुनाव प्रचार करना या लड़की की शादी करना एक जैसा होता है। ऑमलेट है या कोई कॉफ़ी है या कोई चाय है या पराठे है, जब चलते थे उस समय निकाल के मिल जाते थे, वो रास्ते में ख़त्म हो जाते थे, कई लोगों को खिला देते थे। फिर रास्ते में जो गांव वाला आता था, कोई पकौड़े खिला रहा है, कोई समोसे खिला रहा है, कोई कचौड़ियाँ दे रहा है। एक जगह सभा करने गए तो लस्सी पिला दी, लस्सी बहुत अच्छी थी तो 2 गिलास पी गए। 15 मिनट बाद दूसरे गांव पहुंचे, हमको रोक लिया गया और लोटे में चाय पिला दी गई। और इसी तरह से उल्टा सीधा करते चलते थे तो गला खराब हो जाता था। तो मैं तो अपने लिए रुमाल में मुलहठी बांध के रखता था, इसको चबाता रहता था, कुछ टॉफ़ी वगैरह रखता था। तो राजेश कहता था अरे क्या बेवकूफ़ी की बात करता है, पॉलिटिक्स करना है, बीड़ी पियो, उसके कश लो, चाय कॉफ़ी पियो, गला एकदम साफ। तो मैं कहता था मेरे से तो ऐसा नहीं हो पाएगा। खैर, अब हम जब पहली सभा के पहले दिन पूरी सभा निपटा के एक जगह पहुंचे जहां पहुंचना था, बड़ी जगह पे, तो एक मालगुजार जमींदार या बड़े किसान की तरह कोई सज्जन थे, इलाके के कांग्रेस के नेता थे। दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह भी वहाँ पहुँचे और बहुत से कार्यकर्ता भी थे। तो हम सब वो उनके आंगन में, बहुत से बड़े आंगन में बैठ के पंगत की तरह बिठा करके हमारे लिए खाने का प्रबंध किया गया।
मैं बैठा, मेरे बाईं तरफ मेरी पत्नी थी, दाईं तरफ राजेश खन्ना थे, कुछ दूरी पर दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह और सब लोग थे। अब खाना, मध्य भारत का खाना हम छत्तीसगढ़ वासियों को हजम नहीं होता है। बाफले या बाटी कहते हैं या चूरमा कहते हैं, ये वहाँ पर खिलाना अनिवार्य है। मेहमान के लिए मेज़बान यही ज़्यादा करता है, और जितना बड़ा मेहमान है उतना उसमें घी ज़्यादा डालता है, और घी को कंपनसेट या न्यूट्रल करने के लिए उसमें मिर्च डाल देता है। तो खूब घी और खूब लाल मिर्च, और चूरमा, बाटी बाटी बाफले, दाल, वो पीले रंग की जो दाल होती है उसमें इतने मिर्च पड़ते को लाल रंग की दिखती है। मैं मिर्च नहीं खाता। अब जब खाना आया तो मैंने जिस कटोरी या दोने में वो दाल हमको दी गई थी, ऐसे मैंने उंगली डाली तो मेरी उंगली जल गई। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो मिर्च खाता नहीं, ये उंगली जल गई, अब मेरी आंतें तो जल के बाहर निकल जाएगी, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा, मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, मैं कहाँ फंस गया। तो राजेश खन्ना ने कहा, इतनी परेशानी क्यों करता है, उनसे कहो कि सब्जी खाने का तू प्रेमी है, सब्जी दे दे। उन्होंने सब्जी नहीं दी, शायद नहीं देते होंगे, लेकिन मांगने में क्या बुराई है। अब मैं थोड़ी मांगूंगा तेरे लिए, तू मांग खुद। तो मैंने मालिक से कहा, गृह स्वामी से, कि भाई सब्जी नहीं मिलेगी क्या। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कुछ ठाकुर सामंती टाइप के आदमी थे, ऐसी 9:15 बजे थे, उनकी मूछें एकदम सीधी थी। तो जैसे ही मैंने कहा कि सब्जी नहीं मिलेगी, कि 8:20 हो गए, उनकी मूछें नीचे गिर गई कि ये क्या मांग रहा है भाई आदमी। तो क्या सब्जी चाहिए क्या। मैंने कहा, साहब मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं तो नाश्ता भी बिना सब्जी के नहीं कर सकता, कुछ करिए। इतने में जो गृह स्वामिनी थी वो घूंघट काढ़ के, वैसे ही इलाका है, मेरी पत्नी के पास आके फुसफुसाया कि थोड़ी सी भिंडी पड़ी है घर में कच्ची। मेरी पत्नी ने कहा, जल्दी से जल्दी उनको काटो और हींग और नमक और हल्दी वल्दी डाल के छौंक दो, अध कच्ची अध पक्की ला के परोस दो, कोई नहीं खाना खा पाएंगे, और मिर्च बिल्कुल नहीं डालना। वो बेचारी गई, भले लोग थे, और जैसा मेरी पत्नी ने कहा वो उसी तरह कर गए, ले आई। मेरी थाली में भिंडी रखी गई और किसी की थाली में नहीं। मैं एकदम समृद्ध हो गया कि मैं ये बाफला अफला तो भिंडी के साथ खाऊंगा। और फिर चूंकि मेरी पत्नी ने मेरी सिफारिश की थी, तो अर्धांगिनी पत्नी को मैंने अर्धांगिनी तो नहीं रहने दिया, 1/3 कर दिया। 1/3 भिंडी उनकी थाली में सरकारी, जो वैसे ही पाव भर थी, और 2/3 अपने पास रखी कि अब मैं खाता हूँ। राजेश खन्ना ने धीरे से मेरे कान में कहा, सारी भिंडी अपनी पत्नी को दे देगा और खुद खाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या मेरा पुनर्जन्म नहीं हो जाएगा, मेरा मोक्ष नहीं हो जाएगा। बची कुची भिंडी में से आधी राजेश खन्ना ने ले ली, और किसी तरह हमारा खाना उस दिन हुआ। ये सब दिग्विजय सिंह ने हमको कनखियों से देखा, और वो समझ गए कि इनके साथ कोई गड़बड़ हो गई है। तो अगले दिन से हमारी थाली में सब्जियां पूरी तौर से आने लगी, इतना प्रबंध तो हमारे लिए कर दिया गया। मैंने राजेश खन्ना से मजाक मजाक में कहा था, अरे यार, मेरी जिंदगी में तुम्हारी तरह कोई लेडी तो आई नहीं, मेरे को तो जिंदगी में लेडी फिंगर तक नहीं मिली। तो राजेश ने मुझसे कहा था, अमा, लेडी और लेडी फिंगर भीख मांगने से नहीं आती, भाषण देने से नहीं आती, झपट्टा मार के रहना पड़ता है। तेरी तो कॉलेज लाइफ यूं ही बर्बाद हो गई। अरे कॉलेज लाइफ में इतनी लड़कियां साथ में पढ़ती थी, किसी लेडी को नहीं पटा सका तो उसकी फिंगर तो पकड़ना था कम से कम। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिलती मुफ्त में। मैंने कहा ठीक है, अब जो भी है हो गया मेरे साथ जो होना था। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग एक और सभा में गए। मैं छत्तीसगढ़ में प्रचार करता था पहले कांग्रेस का काफ़ी। विद्याचरण शुक्ल के चुनाव प्रचार में मैं बहुत गया हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में पिथौरा इलाके में झलप नाम की एक जगह है, वहाँ मेरी एक सभा होनी थी। वहीं पास में एक होटल थी छोटी सी, तो वहाँ हम लोग चाय पीने पहुँचे। जब मैं चाय पीने बैठा तो मैंने देखा कि एक कोने में उसी होटल के एक दर्जी साहब बहुत से कपड़ों के थान लेके कपड़े से झंडे सिल रहे हैं। तरह तरह के कपड़े, हरे रंग के कपड़े भी हैं, पीले रंग के कपड़े भी हैं, नारंगी तरह के हैं, नीले कपड़े हैं, सफ़ेद कपड़ा कोई नहीं था। तो मैं तो पक्का कांग्रेस से था उस समय। तो मैं समझ गया कि जितने झंडे बन रहे हैं इसमें सफ़ेद रंग नहीं है, कांग्रेस का झंडा तो नहीं बन रहा, ये तो और कुछ है। मैंने उनसे पूछा, दर्जी भाई से,
कि भाई किसके किसके झंडे किस पार्टी के सिर रहे हो। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप इसे एक राजनीतिक प्रचारक की कपोल कल्पना है, गप नहीं समझिएगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। एक 15-16 साल का बच्चा था, होटल बॉय, जो हम लोगों को चाय वाय पिला रहा था, वो आके खड़ा हो गया, बोला अंकल देखो झंडे, ये हरे और लाल रंग का झंडा या नारंगी रंग का झंडा अगर खड़ा ऐसे सिल जाए तो ये भाजपा का है, और अंकल ये अगर आड़ा सिल जाए तो जनता पार्टी का है, और ये अगर केवल हरे रंग का हो तो लोकदल या मुस्लिम लीग का है, और केवल लाल रंग का है तो कम्युनिस्ट पार्टी का है, और नीला है तो बहुजन समाज पार्टी का है। ऐसे उसने मुझे, बच्चे ने समझाया राजनीति का। मैंने कहा बेटा तुम कहना क्या चाहते हो, इसमें कांग्रेस का झंडा तो नहीं है? बोले नहीं, कांग्रेस का झंडा इसमें नहीं है। तो फिर कहना क्या चाहते हो? बोले अंकल इन पार्टियों के झंडे, कांग्रेस को छोड़ के इन पार्टियों के झंडे इनकी पार्टियां तय नहीं करती, दर्जी तय करते हैं। अब ये लतीफा जब मैंने वहां सुनाया राघवगढ़ की सभा में तो बहुत तालियां बजी। ये नए तरह का लतीफा लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, इनको लोगों को सुनने में अच्छा लगा। राजेश खन्ना भी सुन रहे थे। राजेश खन्ना ने कहा कि एक काम कर, अब ये लतीफा मुझको दे दे, अब ये तेरा नहीं रहा, ये लतीफा, इसका जो पेटेंट है वो मेरा है, इसका जो कॉपीराइट है वो मेरा है, इसका जो मालिकी है वो मेरा, तू भूल जा इस लतीफे को, अब देख उसको मैं सुनाता हूं। और राजेश खन्ना ने अपनी तरह से लतीफा बना के, वो झलप नाम का कस्बा जो पिथौरागढ़ का था उसको कोई महाराष्ट्र का बता दिया, किसी रेस्टोरेंट का लोकेल बदल दिया, और इतनी अच्छी तरह से सुनाया कि जितनी तालियां मेरे भाषण के बाद बजी थी उससे 4 गुनी तालियां बजी। लोग पागल हो गए उसका लतीफा सुन के। फिर मेरे से कहा देखा, हम इसलिए कलाकार हैं, हम अपनी लाइन ठीक से बोलते हैं ना, यही हमारी खासियत है। और याद रखना बच्चों, अगर आज के बाद ये लतीफ़ा तेरे मुंह से हमने सुना तो हम तेरे को ठीक कर देंगे, तू भूल जा, अपनी ज़िंदगी से लतीफ़ा मेरे लिए निकाल दे, राजेश खन्ना को गिफ्ट कर दे। मैंने वो किस्सा, वो चुटकुला, वो लतीफ़ा आज तक कभी नहीं सुनाया। राजेश मेरा लतीफ़ा ले गए और मेरी ज़िंदगी को टीसती यादों का पेटेंट दे गए। वो लतीफ़ा आज 12 साल हो गए इस कलाकार को गए हुए। बहुत तकलीफ़ होती है। थोड़े दिनों की दोस्ती थी लेकिन गहरी दोस्ती थी। कभी ज़माना था इस देश में कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी का साम्राज्य चलता था, हुकूमत चलती थी। उनमें भी मैं दिलीप कुमार का बहुत बड़ा मुरीद था, आज भी हूं। फिर काफी दिन के बाद शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की 3 खान बंधुओं की तिकड़ी आई जो हुकूमत कर रही है, और वो बहुत महत्वपूर्ण तिकड़ी है। लेकिन इन दोनों तिकड़ियों के बीच में एक पंजाब का नौजवान भी आया था। वो हम लोगों की उम्र के बराबर था, अमिताभ बच्चन की उम्र भी उसके बराबर थी। जब वो नौजवान आया तो इन सब से अलग हटके, और बात की तिकड़ी और बात के लोगों से अलग हटके, वो अलग तरह का नौजवान था। वो ज्यादा नहीं हंसता था, उसको नाचना भी ठीक से नहीं आता था, वो मस्खरा भी नहीं था, वो बहुत मुस्कुराता भी नहीं था। और वो फिल्मों में जिस तरह होता है, बहुत सी फिल्मों में, उसकी फिल्मों में वो ऐसा मर्द हीरो बनता था कि वो हीरोइन की बहुत खुशामद नहीं करता था, हीरोइनें उसके लिए तड़पती रहती थी, ऐसी कहानियों में काम करता था। राजेश खन्ना ने एक अजब तरह के मर्द किरदार का पूरा, एक समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट फिल्म इंडस्ट्री को दिया। और इसीलिए ये जिम्मेदारी से लोग कहते हैं, अमिताभ बच्चन तो कई बार कह चुके, उनके साथी थे, कि हिंदुस्तान की फिल्मों में कितने भी कलाकार आए लेकिन पहला सुपरस्टार तो राजेश खन्ना था। मैं उस सुपरस्टार के साथ बहुत दिन तक यहाँ वहाँ घूमता रहा। राजेश खन्ना को जीतना तो तय था दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह का। जब आखिरी में ब्यावरा की सभा हुई, ब्यावरा एक बड़ी जगह है, मैं बहुत दिनों से भूखा था। उस घटना के बाद, भिंडी वाली घटना के बाद भी बहुत दिन तक सब्जी ठीक से खाने को नहीं मिली। मैं सब्जी प्रेमी शाकाहारी आदमी रहा, मसाले वसाले मिलते थे, बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने गुस्से में ब्यावरे की सभा में भाषण दे दिया। मैंने कहा सुनो राजगढ़ वालों, तो हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, राजगढ़ और छत्तीसगढ़ में फर्क है।
तुमको पहली बार मुख्यमंत्री मिल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। हम छत्तीसगढ़ वाले तो मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री हैं। जब मध्य प्रदेश बना तो सबसे पहले रविशंकर शुक्ला हमने दिया, वहीं से कसडोल से चुनाव जीते थे द्वारका प्रसाद मिश्रा, हमने उनको भी मुख्यमंत्री बनाया। 7 दिन के वास्ते राजा नरेश चंद्र सिंह को भी मुख्यमंत्री तो हमने बनाया। श्यामाचरण शुक्ला को हमने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। हमने मोतीलाल वोरा को बार बार मुख्यमंत्री बनाया। हम छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्री बनाने की खदान हैं। अब आप ये बताइए कि आप क्या से इकलौता मुख्यमंत्री क्यों है और आगे क्या होगा, कुछ ठिकाना है? तो लोगों ने पूछा बताइए। तो मैंने कहा सुनो, हम सब्जी खाते हैं, आप लोग सब्जी नहीं खाते, आप लोग सूखे हैं। राजेश खन्ना का जब भाषण हुआ आखिरी में तो बोला कनक भाई ने जो कुछ कहा उससे मैं सहमत हूं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूं कि भाइयों सब्जी खाओ, लेकिन लेडी फिंगर की सब्जी पहले खाओ। लेडी फिंगर को ऐसे चबा के बोला जिसके 2 अर्थ निकलते थे, एक तो सब्जी, दूसरे कोई स्त्री। और बोले याद रखना यहाँ वालों, मिर्चें जरा कम खाया करो। खूब तालियां बजी। एक दिन जब हम जा रहे थे तो एक सभा में उनके डायलॉग तो बड़े प्रसिद्ध थे ना। जब मुझसे थाली से भिंडी मांगी थी तब भी फिल्मी स्टाइल से कहा, अरे हमको था ये भिंडी दे दो महाराज। हर बात को अपनी फिल्मों के हिसाब से बोलते थे। अचानक बोलने लगते थे, अरे ये पब्लिक है, तो लोग सब चिल्लाते थे, सब जानती है। एक बार किसी ने कहा कि आनंद फिल्म आपकी बहुत बेहतरीन फिल्म है, और उसमें आखिरी में जो आपके मरने का दृश्य है, जहां अमिताभ बच्चन बाबू मोशाय हैं और आप आनंद हैं, वो डायलॉग एक बार सुना दीजिए। जिंदगी कैसी है, जिंदगी ऐसी है, बड़ा फिलोसॉफिकल डायलॉग है। तो थोड़ी बहुत मान मनोबल के बाद वो तैयार हो गए। बोले ऐसा सुनाता हूँ। फिर सुनाने के अब बैठे तो उनको लगा बाबू मोशाय कहाँ है। अगर मैं कहूँगा बाबू मोशाय तो कौन है बाबू मोशाय, तो मैं बाजू में बैठा था, बोले बाबू मोशाय उठो। और उनको तो पूरा याद था। तो मैंने कहा मुझे क्या कहना है, मैं तो फिल्म देखा मैंने ज़रूर है, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं। तो अपना बोलने के पहले मेरे कानों में बाबू मोशाय का जो डायलॉग अमिताभ बच्चन ने बोला था, अमिताभ बड़ा कलाकार है, उसने बोला, तो जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने भी उल्टा सीधा उसके अंदर बोला। फिर भी तालियां बहुत बजी क्योंकि वो राजेश खन्ना का डायलॉग था। तो बाद में मुझसे कहा कि यार फिल्में में देखा कर, ठीक से रिहर्सल किया कर, हमारे साथ रहेगा तो ये सब तेरे को करना पड़ेगा। दिग्विजय को जीतना था, लक्ष्मण को जीतना था, वो जीत की खुशी काबूर हो गई, सब लोग चले गए। कोई 2 साल बाद मैं छत्तीसगढ़ का निवासी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना, जो राज्य का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है। उसमें अध्यक्ष को बहुत अधिकार होते हैं, बाकी में नहीं होते। करोड़ों का बिजनेस करना पड़ता है, मकान बनाने पड़ते हैं। तो मुझे बताया गया कि खंडवा में हमने करीब 200 मकान पहले बना रखे हैं बोर्ड ने। वो शहर के बाहर होने से बड़ी ख़राब हालत में, खस्ता हालत में, उसमें एनक्रोचमेंट हो गया है। कई लोग वहाँ घुस करके बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जानवर घुस जाते हैं, टूट फूट हो रही है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसको कैसे ठीक करें? अब मैं ठीक ठाक राजनीति के तो कभी भी नहीं रहा, मैं कला साहित्य संस्कृति से दूर भी नहीं रहा। एक सुनील मिश्र नाम का नौजवान था, बेचारा नहीं रहा, बहुत दुख है। वो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कर्मचारी था। उसको मैंने हाउसिंग बोर्ड में डेपुटेशन पे बुला रखा था सलाह मशवरा करने के लिए कि हमारी जो कॉलोनियाँ बनेगी इसमें सांस्कृतिक जीवन का इंजेक्शन देने के लिए, उसको गूंथने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी मदद किया कर। कुछ और इस तरह से लोगों को मैंने बाहर से बुलाया था। तो सुनील ने मुझसे एक दिन कहा कि सर वो खंडवा की आप चिंता कर रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले खंडवा तो किशोर कुमार का शहर है, वहाँ इतनी बुरी हालत क्यों है? इतना सुनील ने कहा कि मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ और मैंने अपने पी और अपने ड्राइवर से कहा कि कल हमारे साथ चलो, यहाँ किसी को मत बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। और भोपाल से कार से मैं सीधा खंडवा चला गया। मैंने केवल कलेक्टर को बताया और कलेक्टर से कहा कि मैं इतने इतने बजे पहुँचूंगा, मुझसे सर्किट हाउस में आप और एसपी आके मिले। और जय नागड़ा नाम का हमारा एक नौजवान दोस्त है, वो पत्रकार अभी भी है, वो बहुत अच्छा था। जय को कहीं से खबर मिली, जय नागड़ा और उनके 1-2 साथी और आगे, वहाँ बैठ के हमने बात करी। मैंने अपने अधिकारियों के साथ जाके पूरा स्थल का मुआयना किया, सब कुछ देखा, मकानों की हालत देखी। फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ मैंने एक बात कही
मैंने कहा कि उन मकानों का जिक्र नहीं किया, अलग से बात कही कि ये किशोर कुमार का नगर है। किशोर मेरे फेवरेट सिंगर ही नहीं है, मेरी आत्मा में बसे हैं। मैं किशोर कुमार को कितना प्यार करता हूं मैं आपको बता नहीं सकता। किशोर कुमार मौसीकी के बादशाह है, वो हमारे मध्य प्रदेश की आवाज़ है, वो हमारा तरन्नुम है। हम आपके खंडवा शहर में किशोर नगर बसाएंगे। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड उनकी मेमोरी में किशोर नगर बसाएगा। खूब खुश हो गए लोग। अगले दिन इंदौर के अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी कि खंडवा में एक बड़ी आवासीय क्रांति होने जा रही है, चेयरमैन ने ऐसा कहा है और हम किशोर नगर खंडवा में बसाएंगे। बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिर मैंने जय नागड़ा से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ गौरी कुंज भी है, उनका पैतृक मकान, गांगुली परिवार का। केदारनाथ गांगुली के बेटे हैं ये सब, अशोक कुमार अनूप कुमार उनके भाई हैं। गौरी उनकी माँ का नाम है। गौरी कुंज की हालत बहुत ख़राब है। तो मैं तो उत्साही और उद्दाम चीज़ों से बना हुआ व्यक्ति रहा हूँ शुरू से, तब तो मैं कम उम्र का भी था। तो मैंने कहा चलो उसको देखते हैं। एक पुराने पुश्तैनी मकान की जैसी ख़राब हालत होने लगती है वक्त के साथ, जैसे जीर्ण शीर्ण होता है। इंसान भी तो होता है, यादें भी तो होती हैं। मैंने कहा नहीं, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड इसका रख रखाव करेगा, संरक्षण करेगा, हम इसको गोद लेते हैं। वो खबर भी छप गई। बहुत खर्च नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए काम करने की। मैंने अपने कमिश्नर को और अपने बाकी अधिकारी इंजीनियर्स को कहा कि जो मैंने वचन दिया है ये काम 2 या 3 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। और मैं सख्त अनुशासन के पक्ष में रहता था। इतना भी लोकप्रिय नहीं था कि लोग मुझसे डरते नहीं थे। विभागीय कर्मचारियों को लगता था कि चेयरमैन साहब को नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ठीक काम के लिए तो कह रहे हैं, उनका कोई निजी तो उसमें है तो नहीं। खैर, अब ये था कि किशोर नगर बनने लगा, बसने लगा ठीक ठाक, दुकानें, सड़कें, रंग रोगन, सब चीज, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब होने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया सुनील की बात, कि सुनील ने मुझसे कहा था कि किशोर का नगर है। किशोर कुमार को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब वो गाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा की जो लहर है वो बह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सतपुड़ा से कोई लिरिकल हवा निकल के चल रही है, वो बम्बई की तरफ जा रही है। किशोर को सुनना एक अद्भुत आनंद में जीना है। तो फिर मैंने कहा कि किशोर कुमार की मेमोरी में जब ये उद्घाटन हम इसका करेंगे तो उद्घाटन तो राजेश खन्ना करेंगे, क्योंकि राजेश खन्ना और किशोर कुमार एक। अगर किशोर ने नहीं गाया होता तो राजेश खन्ना को शायद वो ख्याति नहीं मिलती जो गीतों के कारण मिली। और राजेश खन्ना ने वो अभिनय नहीं किया होता तो किशोर दा के लिए कौन सा एक्टर आता सामने जो इनसे बेहतर होता। ये दोनों अविभाज्य हैं मेरे हिसाब से। मैंने राजेश खन्ना को फ़ोन मिलाया और तैयार हो गए। बोले तेरे को मेरी याद कहाँ से आ गई, और जो तू प्रपोजल दे रहा है कि किशोर दा के शहर खंडवा में आके मुझे किशोर दा की मेमोरी में बने हुए किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना है, अरे यार ये तो मेरी किसी बड़ी फिल्म के बॉक्स ऑफिस में हिट होने से भी बड़ी खबर है, मैं तो पक्का आऊँगा। फिर मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, फिर दिन तय हो गया और फिर खंडवा में एक जश्न हुआ। हजारों आदमियों की भीड़ में, जो हाउसिंग बोर्ड का काम नहीं है। हाउसिंग बोर्ड एक व्यापारिक संस्थान है, मकान बनाता है, पैसे लेता है, बेचता है, प्रचार करता है, खुश रहता है। मैंने एक नारा दिया था उस समय अपने हाउसिंग बोर्ड की तकनीकी हालत को देखकर कि हम व्यापारिक संगठन नहीं है, हम जनता की खुशी के लिए, जनता के वास्ते हमको बनाया गया है। तो मैंने एक नारा दिया था, हम मकान नहीं घर बनाते हैं। और मकान और घर का जो फ़र्क है वो मैंने अपने व्यवहार में लाने की कोशिश की थी। सैकड़ों लोगों की मदद करने की कोशिश तो की थी। दिग्विजय सिंह जब वल्लभ भवन से अपने घर जाते थे तो न्यू मार्केट के पास लाल बत्ती होने के कारण गाड़ी थोड़ी रुक जाती थी और सामने बड़ा भारी एक होर्डिंग होता था। उस होर्डिंग में मुख्यमंत्री की भी फोटो थी, मेरी भी फोटो थी और नारा लिखा होता था, हम मकान नहीं घर बनाते हैं। तो दिग्विजय सिंह तो एक मस्खरे टाइप के भी, मित्र किस्म के भी मुख्यमंत्री रहे। तो चबा चबा के कहते थे, हम मकान नहीं घर बनाते हैं। ये मुझे पता नहीं होता था। तो जब उनका ड्राइवर मिलता था तो कहता था, सर ये जितने दिन वहाँ से निकलते हैं आपको याद करते हैं कि हम मकान नहीं घर बनाते हैं। आप ये का स्लोगन बार बार बोलते हैं। कार्यक्रम हुआ, 200 करीब मकान हमारे, हजारों की भीड़, और मैंने सबके बीच में ऐलान किया कि आज जो लोग बुकिंग करेंगे
मंडल की तरफ से 10% उनको छूट दी जाएगी। कला और संस्कृति के साथ व्यापार भी तो करना पड़ता है। मैं व्यापारिक किस्म के संगठन का तो अध्यक्ष था। सारे के सारे मकान बुक होना शुरू हो गए। काफ़ी भीड़ थी। मंत्री जी थे, विधायक, मेयर और तमाम वहाँ के सांसद और तमाम तरह के नेता, सारे लोग मंच पर। मेरा परिवार भी मंच पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। फिर मुझसे राजेश खन्ना ने कहा, यार देखो, जब सबको बुला रहे हो तो किशोर जी के फैमिली को भी बुला लेना। तो मैंने किशोर जी की पत्नी लीला चंदावरकर से बात की, अमिताभ समित से बात की, वो भी आए। हम सबके सब मंच पे थे और चल रहा था। जब राजेश खन्ना ने किशोर दा की स्मृति में भाषण दिया तो लोगों को रुला दिया। वो किसी भी उनकी अच्छी से अच्छी फिल्म के किरदार से भी बेहतर किस्म का किरदार राजेश खन्ना का था। हम सोच नहीं सकते थे कि आदमी किशोर दा को अंदर से कितना प्यार करता है। हमारे पास वो शब्द नहीं थे जो उसके पास थे। हमारे पास चेहरे पर वो अभिनय नहीं था, वो फीलिंग नहीं थी। वो आंखों से बोलता था। हमारी तरह जब देखता था तो लगता था किशोर दा के बारे में आंखों से कुछ कह रहा है। अद्भुत समा बांधा राजेश खन्ना ने। किशोर दा की याद में कहा राजेश खन्ना से कि भाई, एक आपकी कसम नाम की फिल्म में गाना है, जय जय शिवशंकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप उसमें डांस करोगे क्या जनता के सामने? तो हजारों तालियां एक साथ बजने लगी। अब मैंने जो कहा था तो वो तो मन की लोगों की बात थी। तो उन्होंने फौरन इशारा किया अमित को कि तू गाना गा। अमित कुमार ने एक के बाद एक किशोर कुमार के गाने गाना शुरू किए और जिन जिन गानों में नृत्य हो सकता था वो सब वहाँ होने लगा। वो हाउसिंग बोर्ड के मकानों के बेचने खरीदने के उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं था, वह तो किशोर दा की स्मृति में एक सांस्कृतिक आयोजन हो गया। एक अद्भुत किस्म का आयोजन था। वो सब कुछ होता रहा। अचानक फिर मैंने राजेश के कानों में कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ दिल्ली मुख्यमंत्री से। बोले, तू फिर सिक्सर मारेगा क्या कोई? मैंने कहा, मैं एक सिक्सर ही मारूंगा, असली वाला। बोले, कैसे? मगर सुनो। मैं खड़ा हो गया। मैं इतना भावुक हो गया था और मैं सच में किशोर कुमार को बहुत चाहता था। मैं भावुक तो था। तो मैंने सबके बीच में कहा कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, सुन लीजिए, मैं हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूँ। मैं अपने शहर छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी भी आज नहीं हूँ। मैं आज खंडवा का निवासी। ये मेरा शहर है। ये खंडवा की धरती मेरी माँ है। मैं खंडवा के एक नागरिक की हैसियत से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राज्य का सबसे बड़ा संगीत का जो पुरस्कार है वो किशोर कुमार की स्मृति में आप स्थापित करने की घोषणा करिए। दिग्विजय सिंह तो उत्साही हैं। उन्होंने फौरन ऐलान किया कि किशोर दा की स्मृति में राज्य का सबसे बड़ा संगीत का जो पुरस्कार है वो घोषित किया जाता है, 5 लाख रुपए का। कुछ दिन बाद तो लता मंगेशकर को पुरस्कार मिला और इस तरह राजेश की यादें लेकर हम वहाँ से चले। जब चलने लगे, राजेश खन्ना ने मेरे हाथ को, मेरी हथेली को बहुत देर तक दबाए रखा, छोड़ता नहीं था। वो पता नहीं आंखों से क्या कहना चाहता था, समझ तो मैं सब रहा था। मैंने उससे पूछा था कि आपने किस तरह डिम्पल कापड़िया को प्रपोज किया, फिर आपके जीवन में खटास क्यों आई? साथियों, मैं बताना नहीं चाहता। राजेश खन्ना ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन ये तो एक गोपनीय बात है, मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। मुझे उनके मन की सब बात पता थी। मैंने उनसे कहा। और भी कई इस तरह की बातें उस आदमी ने मुझसे की जो मेरे जीवन में यादों में एक तरह से दफन होकर रह गई हैं। और राजेश खन्ना के जाने के बाद में मन में तकलीफ बहुत हुई। और फिर एक आखिरी बात कहता है हंसी मजाक के मूड में, यार कनक, तेरे को मेरी फिल्मों की ठीक से जानकारी है और कुछ देवानंद की फिल्में भी देखता होगा? मैंने कहा, यार देखते तो हैं, हम तो तुम्हारी उम्र के हैं। हम जब कॉलेज से पढ़ाई करके निकले तो तुम और अमिताभ बच्चन हमारे हीरो थे, क्योंकि हमसे तुम 2-2 साल तो ही छोटे हो। बोला, देख, मेरी और देवानंद की कई फिल्मों में नायिका का नाम पुष्पा है, तेरी बीवी का नाम पुष्पा है। तेरे जीवन में तो स्थायी पुष्पा है, हमारे बीच जीवन में तो आती जाती रहती थी। याद रख, ये पुष्पा नाम बड़ा लकी है तेरे लिए, और इस नाम से जितना फायदा तो उठा सकता है उतना रोमांटिक तो बन सकता है। जब कभी अपनी बीवी से बात करना तो पुष्पा कहना और मुझे याद करना। कभी कभी देव साहब को भी याद करना और हमारे डायलॉग रट ले।
अगर हमारे डायलॉग रट के तू अपनी बीवी से बात करेगा बेटा तो जीवन भर खुश रहेगा। ये गुरु मंत्र मेरे से लेके चला जा। गुरु मंत्र तो मेरे पास रह गया राजेश भाई। काका तुमने दिल तोड़ दिया, तुम चले गए यार।